हेलो, गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर अमेरिका। हेलो मिस लंदन। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रही है मैम। यार, जब चेक की बात आती है ना तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिल से बाहर निकलता है। क्या ये कौन से टाइप ऑफ केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या ये क्वेजी सिविल है, क्वेजी क्रिमिनल है? क्या जानते हो इस बारे में आप लोग? जरा मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे भी बताइए कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। चलिए, मैं दिखा देती हूँ। ये तो किसी फॉर्मेटेड एक चेक लिया है मैंने यहाँ पे, अकाउंट पे ही देख लीजिए। इसके बाद में डेट, इसके बाद में पे, रुपीस, और ये मैच ना करे तो सीधी सा हिसाब है कि कौन सा सेक्शन लगेगा आईपीसी का। जरा हमें भी बताइए सरकार। हाँ, फौजरी तो डेफिनेटली होगा। चलो, और चीटिंग भी ले लेते हैं। केस तो बिठाने आना चाहिए। इसको हम सिविल में भी बिठा सकते हैं, इसको हम क्रिमिनल में भी बिठा सकते हैं। क्रिमिनल क्या करता है? सजा देता है। सिविल क्या देता है? रिकवरी देता है। लेकिन इसमें हमें चेक डबल अमाउंट के साथ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने चेक का तो आपको दिखा दिया। अरे यार, why am I not being seen? Hi, this is Educate Piyu Ratnani. Welcome to my channel, Legal Law and Tigress Law Classes. Welcome all students appearing for BSL, LLB and Judiciary exam. ये सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 की बनी हुई है। ठीक है, 1800 की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, प्रिलिमिनरी। ये तो आप जानते ही हैं। चैप्टर नंबर 2 आ जाते हैं, नोट्स, बिल एंड चेक्स। आ रही हूँ बिल्कुल बताऊंगी। ये एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी और 100% बोलती हूँ कि दिमाग में नहीं, दिल में बिठाऊंगी कि चेक कैसे होता है, बिकॉज इट्स माई डेली प्रैक्टिस। पार्टीज टू नोट्स, बिल एंड चेक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, नेगोशिएशन की बात कर रहा है। नेगोशिएशन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटमेंट की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 पेमेंट एंड इंटरेस्ट। चैप्टर नंबर 7 डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। चलिए आगे। चैप्टर नंबर 8 बोलता है नोटिस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, आपके सामने। चैप्टर नंबर 9 बोलता है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट की बात कर रहा है ये, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। रीजनेबल टाइम, चैप्टर नंबर 10। 11 जो बात कर रहा है एक्सेप्टेंस एंड ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस इन नीड। सब बताऊंगी और बहुत इजी से बताऊंगी। फिर यही बोलना कि मैं ऐसे लिख के आएंगे तो एग्जाम में फेल हो गए तो आपका नाम है ना, जैसे कि आप लोग बोलते हैं मुझे। कंपनसेशन। चलिए चैप्टर आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ में प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द हिट टेस्ट इज प्रिजम्पशन। अगर ये नहीं मालूम ना तो आप चेक के केस में जो हम लोग बारीकी के साथ में खेलते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। आते हैं क्रॉस चेक पर, ये भी आपके सामने है। बिल इन सेट्स की बात करता है, सेट ऑफ बिल्स होल्डर फर्स्ट एक्वायर्ड। ये इंटरनेशनल लॉ के बारे में बता रहा है, पेनाल्टीज ऑफ इन केस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, चलिए। और हमारा लास्ट 147 सेक्शन है, तो बोले तो 1 to 147 सेक्शंस है। शेड्यूल, इसको रिपील कर दिया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक्ट नंबर है 26 डार्लिंग। चलिए, द एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ प्रिपेयरिंग द प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ये ना, आपको प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक्स क्या होता है, आपको पता है चेक क्या होता है। मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया चेक क्या होता है। देखो, चेक में भी ना, जो मल्टीपल ऑफ द लॉयर्स है उसमें वो क्या क्या डिफेंस लेते हैं। ब्लैंक चेक का डिफेंस लेते हैं, लेंगे ही लेंगे। किसको बचाना है भाई? अक्यूज को बचाना पड़ेगा, वरना क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट विथ डबल द चेक ऑफ द अमाउंट। डबल डबल चेक अमाउंट। ओके, चलिए
ये दिसंबर 1881 की बात करता है। प्रोमिसरी नोट, प्रियम्बल, देखिए हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बात जो करता है वो यहाँ पे क्या बोलता है, whereas it is an expedient to define and amend the law relating to promissory notes, bill of exchange and checks। मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो आए हुए हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाते हैं प्रिलिमिनरी पे। शॉर्ट टाइटल, द एक्ट में बी कॉल एज नेगोशिएबल लोकल एक्सचेंज सेविंग द रिलेटिंग ऑफ हुंडीज, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इफेक्ट्स द इंडियन करेंसी एक्ट 1871। देख लीजिए, इफेक्ट द लोकल यूसेस रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटल लैंग्वेज, इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटल लैंग्वेज। तो हमने क्या देखा, हमने शॉर्ट टाइटल देखा और हमने क्या देखा, लोकल एक्सटेंड देखा। इसके पहले आपने क्या देखा, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ के आए थे, इसके साथ में हमने प्रियम्बल देखा। तो स्टार्टिंग विद शॉर्ट टाइटल, इसके बाद में लोकल एक्सटेंड जो सेविंग यूसेज की बात कर रहा है, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। माल है तो ताल है, करेंसी एक्ट के बारे में बता रहा है। प्रोविजो पे आ जाते हैं फटाफट से। प्रोवाइडेड दैट द यूसेज में बी इंक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन सी बॉडी है यार, जो चेक की बॉडी होती है जिसमें आपने डेट लिखा है, पेयर का नाम लिखा है, साइन किया है, ब्ला 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 ब्ला। फर्दर आगे बढ़ते हैं, लीगल ऑफ द पार्टीज देयर टू शैल बी गवर्न एट कमेंसमेंट। अब ये कमेंसमेंट की देख दीजिए, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। खतरा पे खतरा, आपको पता है मार्च को क्लोजिंग होती है, जो भी हमारा टैक्स वगैरह होता है वो मार्च में होता है। तो ये इंटेंशन देखिए, ये कोर्ट का कमेंसमेंट देख लीजिए, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, 1/3/1882, इट्स माय बर्थडे। चलिए, रियल एनैक्टमेंट रिपीलिंग द अमेंडमेंट एक्ट 1891, इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या बोलता है, बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एट एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग अ बैंक। यानी कि एक बैंकर कौन होता है, आपको पता है अब एलिजिबिलिटी हो गई कि अगर आपको बैंक में काम करना है तो यू हैव टू पास आउट द बैंक एग्जाम्स। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, प्यून को भी बैंकर बना के बिठा दिया जाता था, है ना, कोई भी पर्सन एक्टिंग इन अ बैंक। चलिए, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, ठीक है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ये एक जो एक स्टैम्प पेपर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, स्टैम्प पेपर। उसके ऊपर क्या, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है कि नहीं होता, 500 का होता है कि नहीं होता, इनके ऊपर ये काम किया जाता है। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि अगर आप कुछ भी लिखावटी में देते हो, साइन कौन करता है, मेकर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, पैसे देने के लिए तैयार हो। देखो क्या बोलूं, अब पागल बनाने के काम है और कुछ भी नहीं है। ये प्रोमिसरी नोट बना के भी केसेस होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है प्रोमिसरी नोट बना दिया तो पैसे देने ही वाले हो। ये तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, जैसे चेक हमारी सेफ्टी है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी सेफ्टी है, वैसे ही प्रोमिसरी नोट हमारी सेफ्टी है। ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन एंड द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए साइंस अ इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ए को यहां पर हम नाम देते हैं पीयू। ठीक है, हम है पीयू। ठीक है, यू कैन कॉल मी पीयू। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। ठीक है, आई बोले तो कौन, मैं, पीयू। क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, आप प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं। ठीक है, पीयू ने प्रॉमिस किया टू पे, टू पे भारती, और ऑर्डर ₹500 का। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इनडेबिटेड टू बी, पीयू एक्नॉलेजेस टू बी इनडेबिटेड टू भारती। कितना, ₹1000, टू बी पेड ऑन डिमांड, जब भी हम डिमांड करेंगे, फॉर वैल्यू रिसीट। ठीक है, यहां पर देखो ये ₹1000 की वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मिस्टर BIOU ₹1000। देखिए, आई प्रोमिस टू पे, ये जो है ना, ये सारा का सारा हमारा प्रोमिसरी नोट चल रहा है, तो आप इसको ABCD को प्रोमिसरी नोट ही समझेंगे। पहले क्या बोल रहा है, माई सेल्फ इंटेंडेड, उसके बाद पेड ऑन डिमांड, उसके बाद पे ₹500 टू, आई बोले तो पीयू, बी बोले तो भारती। अब मैं यहाँ पे फिर नहीं लिखूंगी, आपको समझ के चलना है, यहाँ पे एक पीयू और भारती है जिन्होंने प्रोमिसरी नोट बनाया हुआ है, विच शैल बी ड्यू टू हिम। ठीक है, हर बोलना चाहिए यहाँ पे। I promise to pay
भारती ₹500 फॉर डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही ओ टू मी, जो भी रहेगा मैं उसको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आई प्रॉमिस टू पे ₹500, 7 दिन की बात की जा रही है, 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। अब देखो यार, ये भारती किसके साथ शादी कर रही है? किसके साथ? कैट के साथ शादी करेगी भारती, कैट के साथ शादी करना, ठीक है, ये एक प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे भारती ₹500 ऑन, अब ये दूसरा बंदा है डीज डेथ, ठीक है। अब सी के साथ शादी, डी जो है डॉल है, डॉल के डेथ के बाद डॉल लीव्स मी इनफ टू पे द सम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एच पॉइंट की तरफ। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 टू बी ऑन अ डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बी को पैसा दूंगी, भारती जी ₹500 लीजिएगा जब आप काला घोड़ा मुझे दोगी ऑन 1 January। तो इन रिस्पेक्टिवली ए बी सी, ए एंड बी आर प्रॉमिसरी नोट्स। यहां पर जो है पीयू एंड भारती डार्लिंग, ये प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली मार्क सी डी ई एफ जी एंड एच आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स। ये कहां से हुए प्रॉमिसरी नोट्स? है ना, ये प्रॉमिसरी नोट्स थोड़ी है। प्रॉमिसरी नोट जहां पे एक चीज एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्या, तू ऐसा देगी तो ये, वैसा देगी तो ये। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाता है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain payment of a person to pay only on the order of certain person, a bearer of the instrument। आपको बेरर चेक पता है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, समझ के लीजिए। ए प्रोमिसेस और ऑर्डर टू पे इज नॉट एन अनकंडीशनल विद इन द सेक्शन 4। आ जाते हैं 4 पे, तब मैं बताऊंगी द रीजन ऑफ द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट or any installment being expressed to be lapsed on certain period, the occurrence of the specified even according to the ordinary expenses, the certain to payment although the time happening may be uncertain। अभी आपको पता है ना, एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यार ये मर गई तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो ये अनसर्टन है। सर्टन क्या होगा, मर गई तो पैसे, नहीं मर गई तो पैसा नहीं, है ना। तो सब असर्टन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 हम देखेंगे। फ्यूचर इंटरेस्ट ऑफ पेपर, आपको पता है चेक के साथ में इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है, ठीक है। Indicated exchange rate according to the course of exchange, although instrument provides the default of payment of instrument, the balance unpaid become due। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है यार? क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, और वो ड्यू है, पैसे नहीं दोगे, इसीलिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, ठीक है। द पर्सन टू whom it clear direction is given to be made on certain person within the meaning of section 4। जब हम सेक्शन 4 पे आएंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं, सॉरी सेक्शन 4 चेक की बात कर रहा है। A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not, why my pen is not working? Surely, one sec, please। A check is a bill of exchange, oh my god, one sec please, hold on darlings। A check of a bill of exchange is drawn on a specified banker expressly to pay otherwise demand includes the check and check electronic form। ये देखो, एक चेक जो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्यों बोला गया है? यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स साइन इन अ सिक्योर सिस्टम विद अ डिजिटल सिग्नेचर विथ और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर। हो सकता है वो विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर। आपको पता है ना कि चेक कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही तो है जिसके ऊपर पे, नाम, रुपीज, वो सब वो लिखा हुआ रहता है। यू हैव टू फिल द चेक एंड आप लोगों का एक्सचेंज होता है। तो दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने देखा है जो बैंक के नाम पे चेक होता है, सामने वाले के बैंक का ठप्पा लगाया हुआ रहता है, वो सारी की सारी चीजें जो बैंक की चेक के ऊपर रहती है, यही तो हमारा गेम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। सब बताऊंगी आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज अ 138 लॉयर, सो डू नॉट वरी। एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन द एक्सप्रेस क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस की बात यहाँ पे की गई है। क्लियरिंग हाउस
means a clearing house managed by the Reserve Bank of India or clearing house recognized as such a Reserve Bank of India. अब यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है, देखिए, one sec. Why is my pen not working, dude? लिख तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मैनेज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पर क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है कि क्लियरिंग हाउस को मैनेज करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. किस लिए? सच एज द रिजर्व रिकॉग्नाइज. देखो, जो भी आपको पता है ना, नोटबंदी जब हुई थी तो क्या हुआ था, रिजर्व बैंक में वो सारे पैसे आज के आज भी पड़े हैं, 500,000 रुपए, हम दूसरे ही कुछ यूज कर रहे हैं. मोदी जी शुक्रिया. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बोलता है कि द एक्सप्रेशन asymmetric crypto system, computer resource, digital signature and electronic signature shall have same meaning, जो कि हमने IT Act 2000 में जो अमेंडमेंट आया था उसको लेकर यहाँ पे बोला गया है. ड्रॉ, ड्रॉइंग, ठीक है. जब हम कॉलेज में थे तो हम लोगों ने 100% पढ़ा होगा ड्रॉर कौन होता है. द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज कॉल्ड द ड्रॉर. जो बना रहा है उसे ड्रॉर कहा जाता है. द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जहां पर बिल एक एनी इंडोर्समेंट से बनाया जाता है, इन एडिशन टू द ड्रॉई, इन केस नीड सच पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. जहां पर ना ड्रॉर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई होता है जो बिल को क्या करता है, जब उसको नीड होती है तब वो केस के अकॉर्डिंग होता है ना. एक्सेप्टर, देखिए, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ बिल has signed assent upon the bill, there are more parts thereof, then one of the such parts deliver the same or given a notice signing the holder of such some person, he is called as an acceptor. ठीक है. एक्सेप्टर का मतलब होता है आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल. कौन भाई? ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल. उसने अपना सिग्नेचर कर दिया, एसेंट दे दिया. ओके, ग्रीन सिग्नल. इफ देयर आर मोर पार्ट्स thereof, then one upon the such parts delivered the same given a notice signing, the holder of such person behalf is called acceptor. ये ड्रॉई की बात कर रहा है. एसेंट देगा ड्रॉई बिल के ऊपर और वहां पर क्या होगा, वो पार्ट में डिलीवर हो जाएगा, नोटिस साइन होगा होल्डर से, और सम पर्सन जो उसके बिहाफ पर है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है. ठीक है. एक्सेप्टर ऑफ ऑनर, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको नोट किया गया है या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं रे, नहीं होएगा, नहीं देंगे, जा इधर से चल. तो नॉन एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेंस है फॉर बेटर सिक्योरिटी. ठीक है. any person accepts it's a supra protest honor of the drawer of any one of the endorsers, such person is called as acceptor for the honor. कौन आ रहा है acceptor for the honor? एक बिल ऑफ एक्सचेंज में नोट किया जाएगा, या अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? नॉन एक्सेप्टेंस. अगर एक्सेप्ट कर रहे हो बेटर सिक्योरिटी के लिए, तो एनी पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है, इट सुप्रा प्रोटेस्ट, यानी कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है, किस लिए? ऑनर ऑफ द ड्रॉअर. ठीक है. और एनी ऑफ द एंडोसर, यानी कि कोई भी एंडोसर, सच पर्सन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर फॉर ऑनर. चलिए पेई पे आते हैं. द पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom whose order money is the directed to is called as a payee. ये आप लोगों को पूछा जाएगा. पेई, होल्डर, ये सब कौन होते हैं? तो यही देख लीजिए. द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, होल्डर जिसके पास है, क्या है? पीएन है, प्रोमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक, या एनी पर्सन एंटाइटल ऑन हिज ओन नेम to the possession to receive or recover the amount the parties dare to, where the note, bill of exchange is lost or destroyed. जहां पर ऐसा कोई bill of exchange, check lost है, गुमशुदा या तो destroyed है, the holder is a person so entitled to loss or destruction. ठीक है. होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब ये तो शॉर्ट नोट में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों
ये देख लो, दिमाग में बिठा लो, ये ड्यू कोर्स की बात कर रहा है। एनी पर्सन for the consideration become a possessor of a promissory note if a payable to the bearer the endorsement before the amount mentioned and become payable and without having sufficient cause to believe, ठीक है, defect the existence of the title of the person from whom derived his title, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मैं सिंपल बताऊं आपको, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसा पर्सन जिसके पास हु फॉर कंसिडरेशन बिकम, हु फॉर consideration become, what consideration become, holder in due course। ध्यान से सुनना, दिमाग से, बहुत इजी है। इसका मतलब होता है द possessor of a promissory bill or bill of exchange if the payable to a bearer, अगर वो पेबल किसको है, बेरर, या पेबल टू ऑर्डर जिसका मतलब है बेरर, ठीक है, बेरर। तो यहां पर जो अमाउंट मेंशन किया गया है उसमें सफिशिएंट कॉज होगा बिलीव करने के लिए। दिस इज द हाईलाइटेड थिंग, टू बिलीव दैट द डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल। डिफेक्ट है टाइटल के अंदर, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर मैं इसको लीगल टर्म में डिस्क्राइब करने जाती हूं तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि गुड फेथ में, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल पे तौर पे बता रही हूं, और अनअवेयर है प्रायर क्लेम के बारे में। देखो हम लोग कितने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं ना बैठे बैठे, यानी कि एक के साथ में सेल डीड कर दिया, दूसरे को फंसा दिया, ये ले मेरा घर है तू ले, और उसका ही डॉक्यूमेंट किसी और के साथ कर दिया, तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी चेक इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको थर्ड पार्टी कहते हैं, थर्ड पार्टी चेक, ठीक है। ये है हमारी थर्ड पार्टी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, थर्ड पार्टी चेक, जिसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट सामने है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बेरर के बारे में बताया, अगर पेबल ऑर्डर के बारे में बताया गया, इट बिकम पेबल विदाउट अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एनी डिफेक्ट, ठीक है। चलिए, नाउ पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब हमने क्या देखा, पहले होल्डर को देखा, ठीक है, थर्ड पार्टी चेक के बारे में देख लिया। अब किसको देखिएगा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है अपेरेंट टेन्योर के बारे में बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रहती हूं कि अगर एक बैंकर है, ठीक है, और वो मेक्स द पेमेंट, क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी अपन बोलते हैं ना, पीडीसी, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, पीडीसी जिसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। अगर इन केस समझो ऐसा कुछ हो जाता है, इन केस ऐसी बात मैं आपको बता रही हूं कि जो भी पेमेंट है, जो भी पेमेंट है, किसको, मेड बाय दी बैंकर, कौन, मेड बाय दी बैंकर, इज नॉट इन अकॉर्डेंस, अगर वो नहीं है विद द अपेरेंट टेन्योर, जो आपके टेन्योर की बात की गई है, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Sorry, my handwriting may not be good here because that is a payment made before the date of apparent on the instrument. Payment made before, इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट मेड, पेमेंट हो गई, लेकिन कब, बिफोर द डेट, ठीक है, डेट से पहले जो इंस्ट्रूमेंट पे लिखी गई है, अपेरेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। चलिए, मेरे शब्दों पे जाना तो मेरी राइटिंग समझ में आएगी, ठीक है, अच्छी लिखूंगी मैं अब, थोड़ा सा यहाँ पे होता है कम ज्यादा। चलिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, अ प्रोमिसरी नोट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पे देखा जाए तो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स तो यही होंगे ना, और तो कोई नहीं होगा। तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड, मेड इन इंडिया, इंडिया में, इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड,
and made payable in the drawn upon the person residing in India shall be deemed to be invalid inland instrument. अब ये inland की मैं बात बताऊं क्या कि आप ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेड इन इंडिया, मेड पेबल इन एंड ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रिसाइडिंग इन इंडिया, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, जैसे फॉरेन अपन आउटसाइड कहते हैं ना, तो ये इनलैंड का मतलब ही होता है इंडिया, तो दिस इज इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिया में इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉन और मेड ऑन अ पेमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जैसे कि बैंक, है ना, चेक्स, फिर क्या, प्रोमिसरी नोट, फिर क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड डीओई, तो वैसे ही फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात यहाँ पे यही बोलता है। तो अगर अपन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाने से पहले आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही लिख देती हूँ, वेरी गुड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं मुझे बताओ। promises to pay, orders to pay, ठीक है, these are 2 main types of instrument, promises to pay, orders to pay। ये आप लोगों को पहले प्रॉमिस टू पे होगी और ऑर्डर टू पे होगा। सामने वाला प्रॉमिस करेगा कि मुझे चेक दे दे, एग्जाम्पल लेते हैं, अरे सुन ना, मुझे एक चेक मैं देती हूँ, मेरे को ना बहुत पैसों की जरूरत है। हाँ तेरे को पैसों की जरूरत है, हाँ ठीक है तो क्या करूं मैं, एक काम कर ना, थोड़े से पैसे उधार पे दे देना, मेरे घर में राशन खाने के लिए नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बचा ले। तो इस तरीके से जो चेक सामने वाला बोलता है कि ये ले पैसे, तो उसने दिए 1000 रुपए, तो उसके अगेंस्ट में क्या लिया, चेक लिया, वो ले गया पैसा, उसके अगेंस्ट में दे गया चेक, समझा, दैट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल भाषा, क्लियर कट। ठीक है, अ प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल to a particular person, does not contain words prohibiting transfer, indicating intention that shall not be transferable। अब ये ना एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ वाली सुन लीजिए, ये तो आना ही है। A promissory note is payable to the bearer which is expressively so payable on which the last endorsement is endorsement blank। आपको पता है ब्लैंक चेक क्या होता है, मजबूरी, लाला, ओ लाला, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, पैसा दे दे लाला, तो ब्लैंक चेक दे देती है मैडम। ठीक है, अकाउंट में पैसे है नहीं है वो तो बात की बात देखा जाए, तो ये लाला वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, अ प्रॉमिसरी नोट 3 एग्जांपल में क्या बोलता है, एंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन ऑर्डर स्पेसिफाइड पर्सन एंड नॉट टू हिम और इज ऑर्डर, नेवरदलेस पेमेंट ऑर्डर इज एन ऑप्शन, हो सकता है, इट्स एन ऑप्शनल। ओके, चलिए, नेगोशिएशन इज सुनना, बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन। When a promissory note, bill of exchange is transferred to any person, किसी को भी क्या हुआ है, transferred to constitute that the person holder instrument is said to be negotiated। इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एंडोर्समेंट के बारे में आ जाते हैं। एंडोर्समेंट, वेरी वेरी गुड वर्ड, जो एंडोर्समेंट होता है ना, एंडोर्स, जो कि साइन करते हैं हम लोग। यार मैं ओरिजिनल साइन करूं क्या, चलो याद करना ये मेरी साइन है। तो साइन द सेम अदरवाइज मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस। आपको पता है हम लोग बैक चेक के बैक पे भी साइन करते हैं, व्हाई डू वी साइन चेक के बिहाइंड द पिक्चर पे। अब मेरा एक केस था जिसमें क्या हुआ था, चेक थोड़ा फट गया था। ओके, चेक थोड़ा फट गया था, और देखो फ्रंटेज पे तो पूरा चेक हमारे सामने है, पेई बैंक की सब सब कुछ है, लेकिन बैक लीफ इसको बोला जाता है,
जो चेक का पीछे का पार्ट होता है उसको अपन बैकलीफ बोलते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज बैकलीफ। जहां पर जो साइन करता है, जो एंडोर्स करता है, जो साइन करता है उसके चेक के पीछे। तो मेरे केस में क्या हुआ था, चेक फट गया था, तो मैंने क्या किया था, आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड डाउन, माय गॉड, आई एम सॉरी अगेन। चलिए, अब एंडोर्समेंट की बात करते मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या किया था, चेक फट गया था तो उसके ऊपर पीछे व्हाइट पेपर चिपका दिया था। अब सामने वाले बंदे ने वहां पे पेपर साइन करने से पहले वहां पे पीछे तो साइन किया होगा, अब उसको ना ध्यान पे रखते हुए मैंने पेपर चिपका दिया। तो ये तो मेरे ऊपर ही आ गया कि आपने पेपर चिपकाया क्यों, क्योंकि वो चेक के ऊपर जो बैक लीफ पे साइन होता है वो तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच वाज रेस्ड, और दिस इज अ लॉ पॉइंट जो एंडोर्समेंट की तरफ से बोल रही हूँ, ठीक है। बैक और अ फेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, स्लिप ऑफ अ पेपर एनेक्स्ड thereto so signs the same purpose, stamp paper intended to complete a negotiable instrument, he said to endorse the same is called endorser। जो इसने बोला endorse तो इसको endorser। endorsement is a blank in full, पूरा blank होता है। if the endorser signs, यानी कि endorser अगर उसके ऊपर साइन करता है, his name only, खाली नेम, ठीक है, पीयू रत्नानी, ठीक है, only the endorsement is said to be blank if adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to order of a specified person in full and the person specified is endorsee। यार क्या मस्ती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स एंडोसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देख लिया आपने, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड फुल का मतलब क्या होता है। इसमें जो पर्सन एंडोसर जो होता है सिर्फ अपना नाम लिखता है और ब्लैंक रखता है, और ऐसी डायरेक्शन जो भी अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्पेसिफाइड पर्सन को एंडोर्स करता है, तो इसे क्या कहते हैं, एंडोसी, ठीक है, ENDORSEE। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई हाईली apologize for the same। I'm very, 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 very sorry। The provision of this act is related to the payees shall pay applied after the modification of the endorsee। Ambiguous instrument, ये तो ambiguous का मतलब है doubtful instrument की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Either the promissory note or a bill of exchange, the holder may at his election treat its either shall be treated accordingly where the amount is stated different in figures and words। यानी कि 1000 रुपया लिखा है उधर और वर्ड्स में लिखा है 1 लाख, ठीक है, सॉरी मैं ऐसे लिख के बता देती हूँ, 1 लाख ये है फिगर्स में, ये है वर्ड्स में। जहां पर कोई अमाउंट डिफरेंटली फिगर्स में है या वर्ड्स में है, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, डाउटफुल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स, सीधी सी हिसाब है यार। The words of the amount stated, the word shall be the amount undertaken, order to be paid। Instrument payable on demand, a promissory note or a bill of exchange with no time for payment is specified, payable on demand। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड की बात कर रहा है। तो ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, जहां पर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और क्या होता है। यहाँ तो देखो इसमें क्या रहता है, ये हैंड लोन देते हैं, है ना, हैंड लोन दिया जाता है। या हम लोग कभी अपने भाईचारे में फ्रेंडली लोन देते हैं, सुना रहेगा या आपने चेक केस में हैंड लोन होता है, फ्रेंडली लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। ये तो है यार, ये तो है, ठीक है। इन शॉर्ट, स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे where one person signs and delivers to another a paper stand in accordance with the law relating to the negotiable instrument then in force, India either wholly bank has written incomplete negotiable instrument thereby gives a prima facie authority। what do you mean by prima facie? जहां पर केस बन रहा है, ठीक है, complete the case upon the negotiable for which not exceeding the amount covered by the stamp, the person who signing shall be liable upon such instrument, जिसने साइन किया वो उसके कैपेसिटी में जो साइन किया है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसको अपन देख के आए, नो पर्सन अदर देन होल्डर शैल रिकवर द पर्सन डिलीवरिंग द, जो पर्सन का पैसा बनता है उसी को रिकवर करना है। तू कौन रे, अपने को मालूम नहीं है, ठीक है। एट साइड पे देखते हैं, ऑन प्रेजेंटेशन इन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट अ साइड ऑन द प्रेजेंटमेंट डिमांड द एक्सप्रेशन आफ्टर द साइड
अभी एट साइड की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आफ्टर साइड की जो बात किया जा रहा है, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर जो होता है, नथिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। यहाँ पर ऑन प्रेजेंटमेंट की बात कर रहा है। एट साइड जो है वो नॉन किसकी बात कर रहा है, अ प्रोमिसरी नोट की या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की, द एक्सप्रेशन एट साइड की बात कर रहा है। तो पहले तो जनरल एक्सप्रेशन एट साइट, SIGST जो है, देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन एट साइट की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं क्लियर कट एग्जांपल भी देती हूं कि समझो कोई भी एक चीज है जो कि अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आफ्टर साइट के बारे में बताया गया है, ठीक है। वैसे आप कोई बात मतलब कोई ऐसी बात है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आफ्टर साइट की बात की गई है। इसके इफेक्ट्स क्या है कि कोई भी प्रोमिसरी नोट जब कोई प्रेजेंटेशन फॉर साइट करता है और बिल ऑफ एक्सचेंज नथिंग फॉर नॉट एक्सेप्टेंस प्रोटेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब 30 डेज हो जाते हैं आफ्टर द साइन, साइट का मतलब ये होता है कि ये जो बैंकिंग में एक ड्राफ्ट इंडिकेट करता है, पेमेंट इज फिक्स्ड। जहां पर पेमेंट क्या होती है, फिक्स्ड पेमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे पेमेंट फिक्स्ड होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी आप ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हो, यानी कि 60 डेज की बात करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, 60 डेज का अपन पेमेंट साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 60 डेज के जो ड्रॉई है, तो उसको 30 दिन होता है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्राफ्ट टू मेक द पेमेंट, ठीक है। क्या होता है, 30 डेज होते हैं। 60 डेज का अगर अपना हुआ है तो उसके पास कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। हम लोग आएंगे ग्रेस पीरियड भी देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। इसका डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्राफ्ट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्राफ्ट टू मेक पेमेंट। बैंक में जाओगे तो आप क्या करोगे, वही करोगे ना। मेच्योरिटी, जैसे पॉलिसी कैसे मेच्योर होती है पता है ना, पैसे निकालो, टाइम हो गया है आ जाओ, ठीक है। 30-60 का कैलकुलेशन है यहाँ पर। मेच्योरिटी का कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ। डेज ऑफ द ग्रेस जो होता है इज नॉट एक्सप्रेस, प्रेजेंटेशन इज मेच्योरिटी, थर्ड डे आफ्टर द डे विच इज एक्सप्रेसली टू बी पेड, थर्ड डे, ठीक है। थर्ड डे आफ्टर द डे विच इज एक्सप्रेसली टू बी पेबल। अब कैलकुलेशन और 30 और 60 की मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। चलिए इलस्ट्रेशंस पे आते हैं फटाफट से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 29 ऑफ जनवरी 1878, it would made be payable after 1 month after date, the instrument of the maturity is third day यानी कि 28th of February 1878। ये इलस्ट्रेशन कितना क्लियर है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो 29th ऑफ जनवरी 1878 का है, उसको पेबल होगा 1 मंथ का जो आफ्टर डेट होता है। तो मेच्योर कब होगा, वो मेच्योर होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी कि देखो थर्ड डे की बात कर रहा है आफ्टर 28th ऑफ फेब्रवरी। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डेटेड ऑन 30th August, ठीक है। 3 months फ्रॉम द डेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेच्योरिटी विल बी दिस, यानी कि जो डेट ऑफ ये रहता है उसके बाद में कैलकुलेशन करके 3 months हम बैंक में 3 months पीरियड दिया जाता है, ठीक है। वो पीरियड के अंदर हम लोगों को चेक डिपॉजिट करना रहता है। अब तो वैसे भी इसमें एक ये आ गई है अमेंडमेंट, जिसको 1 मंथ आप चेक भरने के बाद 1 मंथ का जो पीरियड रहता है, या तो फिर आप 3 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। आप बाउंस कर सकते हो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, इसके अलावा ज्यादा बाउंसिंग नहीं अलाउड है। फिर क्या हो जाएगा, आपका जो चेक का केस है वो चेक का नहीं पर चीटिंग 420 का केस बन जाएगा, ठीक है। अ promissory note on 31st of August is made payable on 3 months after the day the instrument is maturity is, देखो कैलकुलेट करो अगस्त से दिसंबर की कितना पीरियड, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे, मेच्योरिटी होगी आपकी 3 मंथ्स की, यानी कि 3 महीने तक आपको, मतलब आप समझो एक किसी रेडीमेड शॉप पे गए, ठीक है। उसने बोला कि आपको अगर कल तक आप मुझे वो जो पीस है वो रिटर्न नहीं करके गए तो आपका वो पीस आपको लेना पड़ेगा, हम उसको लेंगे नहीं, तो ये हमारे टर्म्स के खिलाफ है। तो चेक की भी यही बात होती है, यहाँ पे कैलकुलेटिंग साइड आपको बताया गया है। समझो कोई ऐसा डे है जो हॉलीडे का डे है, तो द डे ऑफ मेच्योरिटी, जब कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इज एट मेच्योरिटी ऑन अ पब्लिक हॉलीडे,
द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रोसीडिंग एज अ बिजनेस डे। आपने लिमिटेशन एक्ट देखा है? लिमिटेशन एक्ट की भी यही बात करता है कि जब कोर्ट को हॉलीडे होता है, जब कोर्ट का हॉलीडे होता है, तो हमें नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कोर्ट जो होता है उसके अंदर जाके हम लोगों को प्रोसीड करना पड़ता है। तो जो बिजनेस डे होगा, छुट्टी का दिन का आपको एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, एग्जम्पशन, सॉरी 1 मिनट, एग्जम्पशन, ओ माय गॉड, sometimes to write a spelling, EXCEMPTION। चलो, the expression of public holiday includes Sunday and any other declared central government जो भी ऑफिशियल गैजेट के, अभी समझो होली है, आई रे आई, होली आई, तो होली का डे अगर रहेगा तो आप नेक्स्ट डे जाके चेक भरना और कहीं ना कहीं आप वैलिडेट अंडर में आ जाओगे। ठीक है, capacity to make parties, notes, bill and checks, every person capable of contradicting according to the law which is subject may be bind him himself making a drawing, endorsement, delivering and negotiation। अब माइनर को लेकर अगर मैं बोलूं, माइनर में ड्रॉ, एंडोर्स एंड डिलीवर, नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट टू बाइंड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। यानी कि माइनर्स का चेक चलता है क्या, बताओ? नथिंग शैल बी कंटेन शैल बी एम्पावर द कॉर्पोरेशन टू एंडोर्स एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट which under the law for the time being has been empowered। चलिए, 147 सेक्शंस है, तो 147, 148, तो एजेंसी पे आते हैं। 27 हो गया, फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया, इसको 3 पार्ट्स में बता दूंगी आपको, फर्स्ट पार्ट एजेंसी कंप्लीट करके। चलिए, एजेंसी, एवरी पर्सन केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ बीइंग बाउंड एंड मेंशन अंडर सेक्शन 26 जो अपन देख के आए। बाइंड हिमसेल्फ ड्यूली ऑथराइज एजेंट एक्टिंग द जनरल authority to transact the business, to receive and discharge debts, does not confer upon the agent power of accepting endorsement, bill of exchange to bind a principal। जनरल अथॉरिटी क्या है? एजेंसी का कोई भी पर्सन केपेबल होता है हिमसेल्फ को बी बाउंड, ठीक है, जो अपन सेक्शन 26 में देख के आए ना, तो ड्यूली ऑथराइज एजेंट एक्टिंग इन हिज नेम, अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो किसी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। आपने सीपीसी में भी इसको पढ़ के रखा हुआ है, एजेंट। ऑर्डर कौन सा है जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए, एन अथॉरिटी टू ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट itself import an authority to endorse। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन अथॉरिटी टू ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी अथॉरिटी टू ड्रॉ क्या कर रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डज नॉट itself import, वो खुद इंपोर्ट नहीं करती है जब तक उसको एन अथॉरिटी टू एंडोर्स नहीं है। ठीक है, जब तक उसको अथॉरिटी नहीं है। So all over we are completed 27। I have shown you the basics of negotiable instrument। मैं थोड़ा सा आपको फिर से 1 सेकेंड के लिए चेक की तरफ लेके चलती हूँ, आ जाइए मेरे साथ। चलिए, कितना सब कुछ पढ़ के हो गया। 3 पार्ट्स में हो जाएगा, आज एक पार्ट होगा, कल एक, परसों एक पार्ट, 3 पार्ट्स में आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी 1 चांस so that I can show you the check and I want to tell you something about the check because it's really very important, the things which I'm supposed to discuss। अब समझो ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेट डला हुआ है। हम बैंक में अगर अपन यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग में कुछ लिख के देते हैं तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए क्या, बताइएगा मुझे। अगर यहाँ पर रुपीस में एक बात है, हमने देखा, और फिगर्स में दूसरी बात है, तो कौन सा केस हो सकता है? ठीक है, चेक नंबर जो होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ चेक नंबर। उसके बाद में द पर्सन जिसको पे है वो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स होता है। यहाँ पे जो स्टैंप होता है उसको चेक करके आपको डिटेल्स डालने होता है। 1 सिंगल मिस्टेक इन योर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको कंपलसरी क्या भेजना पड़ता है, नोटिस इज मैंडेटरी। मैं बता दूं कंपलसरी है, विदाउट फॉलोइंग, ये आगे डिस्कस करेंगे, आप नहीं कर सकते। जैसे ही नोटिस पीरियड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप क्या फाइल करते हो, 1 सेकेंड, आई एम सॉरी अगेन, व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी। ठीक है, इज मैंडेटरी, इसके बाद आप क्या फाइल करते हो, कोर्ट केस फाइल करते हो, है ना, जिसमें आप कोर्ट फी लगाते हो। कोर्ट फी लगाते हो, जो भी मैंडेटरी कोर्ट फी रहती है एज पर द चेक अमाउंट आपको कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फी लगाने पड़ती है। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ई फाइलिंग आ गया है, तो आपको ई फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वालों के साथ में हैंड इन ग्लव्स खेलना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो डू ज्वाइन द पार्ट। आप लोगों को मैं लीगल टर्म्स भी बताऊंगी और रियली आप कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ में डील करोगे वो भी बताऊंगी कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नॉट इवन मी, everyone should be blessed. Bye bye, namaste.